हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बिहार स्टेट के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है, सबसे पहले मैं बात करूँगा बीपीएससी 70 आने वाला है, सितंबर में होगा। इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। विश्वास मानिए, यहाँ से जो है करीब करीब 30 से 40% और मोर देन 50% तक जो है क्वेश्चन फंसते हैं। इसके साथ बात करें तो आप देख सकते हैं बीपीएससी जो टीचर वाला एग्ज़ाम है, बीपीएससी, ठीक है, जो टीचर वाला एग्ज़ाम है टीआरई 3.0, इसके लिए, इसके साथ जो है बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, एक सीरीज हम स्टार्ट करिए, ठीक, जिसमें मैं जो है बीपीएससी ये 70 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ मतलब बीपीएससी प्री के जितने भी प्रश्न हुए हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे इसमें कवर कराएंगे। इसके साथ अन्य एग्जाम को भी कवर कराएंगे। इसके साथ जो है बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उससे के सारे प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस के, बिहार दरोगा के और बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 इन सभी के प्रीवियस ईयर को मैं कराने वाला हूँ। ये वीडियो आप देख लो, सॉरी आई मीन इस सीरीज की जो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो वो सारी वीडियो देख लो। और विश्वास मानिए, यहाँ पे आपका टीचर वाला एग्ज़ाम क्या, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार का जो यहाँ तक के वो जो 70 में होगा बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है थ्योरी पढ़ें, ठीक, क्वेश्चन और आंसर लगा के आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए बिहार स्टेट के किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जो पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो आपके जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक, कहाँ से, मेहरगढ़ से। यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में जो पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। ठीक, 7000 से 5500 ईस्वी पूर्व के मध्य जो है मानव बसा था इस क्षेत्र में। ठीक, और आगे बात कर रहा है कि कुछ विद्वान जो है मेहरगढ़ में पशुपालन का जो काल जो 8500 ईस्वी पूर्व मानते और नवीनतम खोजों के आधार पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में, कहाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित जो है लाहौरा देव है। ठीक, बाकी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक, तो कैल्कोलिथिक युग जो है वो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो किस रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो वो जो है आपका लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में जो पड़ता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही है, वो आद्य ऐतिहासिक काल की जो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पकी हुई ईंटों से जो इमारतें बनी हैं। ठीक है, एक और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से जो कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक, तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक, और भोगवा नदी के किनारे पर, यह भी इंपॉर्टेंट है। लोथल जो हड़प्पी नगर है गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है हड़प्पाकालीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। ठीक, आगे बात करें तो आगे यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में। ठीक, हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में वो सभी को पता है लोथल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो किस हड़प्पाकालीन स्थल से जो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। ठीक, तो वो जो है बनावली से प्राप्त हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले। ठीक, तो जुते हुए खेतों के जो निशान मिले वो आपके कालीबंगा से मिले और कालीबंगा आज के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक,
इसका आंसर है ऑप्शन डी, वी स्मिथ का संबंध नहीं है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए वह उनमें जो है वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ये परोसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेद का जो है कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ठीक, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। सोम जो उस समय पेय पदार्थ था। ठीक, आज की डेट में मान के चलो दारू, उसी प्रकार से उस समय सोम पदार्थ जो पेय पदार्थ था उसे पीते थे, और उस समय जब कोई घर में अतिथि आता था तो इसी का जो है पेय मतलब यही पदार्थ पेय के रूप में देते थे, जिस प्रकार से आज की डेट में चाय देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित है। ठीक, तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है सोम देवता और जो है इस पेय का नामांकृत देवता इसी को समर्पित है। ठीक, ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस भी किया था। गायत्री मंत्र जो किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना मंत्र है। ठीक, ऋग्वेद गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ठीक, और यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, याद कर लेना, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की और ऋग्वेद जो है संस्कृत में लिखा गया। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो है वैशेषिक। ठीक, किसने किया? वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ। किससे हुआ? अणु से हुआ। और महर्षि कणादि इस दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक, तो महावीर स्वामी का जन्म जो कुंडलवन में हुआ था। ठीक, और कुंडलवन जो कहाँ पे पड़ा था आपका? वैशाली में। ठीक, यहाँ कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर, ठीक है ना, में हुआ था और वैशाली के निकट पड़ता है। 599 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उनकी माता का नाम त्रिशला था। बाकी का आपको पता ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। ठीक, और ये आपका पावापुर में हुई। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, ये कह रहा महावीर भगवान महावीर का प्रथम जो शिष्य था। ठीक, उनके खुद के दामाद थे, जमाली थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। उनके खुद के दामाद थे, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना के जो हस्बैंड थे। ठीक है ना, तो उन्हीं को इन्होंने जो अपना पहला शिष्य बनाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता। ठीक, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता वो है 14 पूर्व। ठीक, आगे बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सभी को बताइए, सारनाथ में दिया था। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छा एक चीज़ और, महावीर स्वामी, देखो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर भगवान बुद्ध और यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में। ठीक, भगवान बुद्ध ने जो है 6 वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। 6 वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। और वहीं महावीर स्वामी की बात करें तो उन्होंने 12 वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महावीर जो स्वामी थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है घर छोड़ा था और भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। ठीक, आगे बात करते हैं, और यहाँ पे बात की जा रही है जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था। ठीक, तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है त्रिपिटक जो किसकी धार्मिक पुस्तक है। ठीक, तो ये सभी को पता है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। ठीक, और त्रिपिटक में जो 3 पिटक है, ठीक है ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार की बात की गई है, और सुत्त पिटक में जो है आपके भगवान बुद्ध के वचन के बारे में बात की, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और त्रिरत्न या जो है 3 रत्न सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक जो है क्रिया निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। ठीक, सभी को बताइए जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो कौन सी बात, ठीक है ना, बौद्ध धर्म या जैन धर्म से समान नहीं है। ठीक, तो ये आत्म दमन, ठीक है ना, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है। बाकी अहिंसा की बात दोनों धर्म में बात की गई है, और वेदों के प्रति उदासीन थे। ठीक है ना, वेदों की बहुत ज़्यादा इन्होंने कह सकते हैं क्या बोलेंगे
तारीफ नहीं की या वेदों को नहीं माना, ठीक है ना, तो न बौद्ध धर्म ने माना, ना ही जैन धर्म ने माना, और रीति रिवाजों को भी अस्वीकार किया। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बोधगया में बोध वृक्ष अपने वंश की जो है इस पीढ़ी का है, ठीक है ना, अपने वंश की पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है बराबर की गुफाओं, क्या कह रहा है, बराबर की गुफाओं का उपयोग जो किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। ठीक, बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली घोषाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। ठीक, और एक चीज़ और, पाटलिपुत्र को पटना के रूप में जो नाम परिवर्तन किया था वो किया था आपका किसने, शेरशाह सूरी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है किस शासक के द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में जो है चयन किया गया था। ठीक, और वो है आपका उदयन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। ठीक, पाटलिपुत्र भी जो है उदयन ने बसाया था। ठीक, देखो पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया था, पाटलिपुत्र राजधानी उदयन ने बनाई थी, याद कर लेना। ठीक, आगे बात करते हैं, और आगे बात की जा रही है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, ठीक है ना, में जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया था, और विश्व का पहला जो है राज्य वैशाली था जो गणतंत्र था। ठीक, आगे बात करें मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी ये आपकी राजगिरह। ठीक, राजगिरह का दूसरा नाम गिरिब्रज है। ठीक, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। ठीक, अजातशत्रु के वंश का नाम था आपका हर्यक वंश। ठीक, यानी कि अजातशत्रु को जो हर्यक वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस वंश में जो है पिता की हत्या करके खुद शासक किया है बच्चों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेंड्रोकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है। ठीक, तो ये जो है विलियम जोन्स ने किया, किसने किया, विलियम जोन्स ने किया। ठीक, आगे बात करें ब्राह्मी लिपि को जो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक, आगे बात करते हैं, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। ठीक, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करा इंडिका का लेखक कौन है। ठीक, इंडिका का जो लेखक है वो है आपका मेगास्थनीज। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे बात कीजिए मेगास्थनीज जो दूत था, तो वो जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ठीक, कौन, मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त जो है मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है अंतिम मौर्य सम्राट था और ये था आपका बृहद्रथ। ठीक, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, बृहद्रथ की हत्या इसकी सेनापति ने की थी और जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने जो हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक, आगे बात करते हैं, और आगे बात की जा रही है किस अभिलेख में जो रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ वर्णित हैं। ठीक, तो ये जो है रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न जो उपलब्धियाँ हैं जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित हैं। ठीक, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव था, किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, वो है आपका राजा खारवेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है कलिंग के चैत्य राजवंश का संस्थापक जो है महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। ठीक, कौन था, महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम जो है महामेघवाहन वंश पड़ा था, और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था खारवेल। ठीक, खारवेल के इतिहास का अध्ययन जो एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये जो है समुद्रगुप्त कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एंड यहाँ पे कह रहा है गुप्त सम्राट जिसने जो हुरों को पराजित किया था और वो आपका स्कंदगुप्त है। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है किस प्रकार की भूमि को जो अपहृत भूमि कहा जाता है। ठीक, तो बिना जुती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, और आगे बात की जा रही है चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी। ठीक, तो भारत की यात्रा जो 1505 से 1520 ईस्वी में की थी, किसने, सुंग युन ने, चीनी यात्री था। और चीनी यात्री सुंग युन ने 518 ईस्वी में भारत में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की बौद्ध यात्रा
3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो प्रतियां एकत्रित की थी। ठीक, आगे बात कर रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने जो है भारत की यात्रा की थी। ठीक, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो ये ह्वेनसांग आया था, हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से ह्वेनसांग। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे बात की जा रही है कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। ठीक, कल्हड़ की पुस्तक का जो नाम है वो है आपका रजत रंगड़ी। ठीक, अर्थशास्त्र तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ठीक, आगे बात की जा रही है उदंतपुर शिक्षा केंद्र। क्या उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से जो किस राज्य में अवस्थित है। ठीक, किस राज्य में अवस्थित है, वो है आपका बिहार राज्य में स्थित है। कौन, उदंतपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्नाट राजवंश का जो है संस्थापक कौन था। कन्नाट वंश का संस्थापक जो था और वो था आपका नान्यदेव। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कन्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक, कन्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही कन्नाट वंश के बारे में। तो कन्नाट वंश के अंतिम शासक जो हरि सिंह देव थे और ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने ही जो पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक, आगे बात करें तो किस काल में जो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है उद्धृत हुई थी। ठीक, तो अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से आई थी वो उत्तर वैदिक काल में आई थी। उत्तर वैदिक काल से पहले आगे बात की जा रही है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में जो आयोजित की गई थी। ठीक, तो वो कश्मीर में आयोजित की गई है। भगवान बुद्ध से संबंधित जो बौद्ध सभाएं वो 4 बौद्ध सभाएं और चारों का जो है क्रम, ठीक है ना, चारों के राजा और चारों के समय जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, इन सबको याद कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है। अगर हम राजा की बात करें तो इसकी एक ट्रिक है, एक के नाम से याद कर लो। ठीक है ना, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और जो यहाँ पर जो कनिष्क है। ठीक, इस प्रकार से चारों राजा हो गए। ठीक, इस प्रकार से अगर हम इनकी जो स्थान की बात करें तो इसकी ट्रिक है RB और PK। ठीक है, तो यहाँ पर राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और ये आपका अंत में कश्मीर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से जो इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनको भी आप जो है याद कर लेना। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वो थे आपके महाकश्यप। ठीक, कौन थे, महाकश्यप। और वसुमित्र जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। और बात करें अश्वमेघ की बात करें तो अश्वमेघ जो है चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। कौन थे, उपाध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक, तो पहली बुद्ध संगीति हुई थी, मैंने अभी ट्रिक बताई थी RB और PK। ठीक है ना, इसको ऐसे भी याद कर लो, RB से याद कर लो रवि, ठीक है ना, और PK। ठीक है ना, रवि जो है PK आया। ठीक, ऐसे याद कर लो RB PK। ठीक, आराम से याद हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह राजगिरी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध की जीवनी की जो है 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित स्थानों के नीचे लिखे हैं और यह 2 स्थान 1 2 दे रखा है, उनको सुमेलित करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो है जन्म की बात की जा रही है, ज्ञान प्राप्ति की बात की जा रही है। और देखो ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था और जन्म जो है इनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, निधन कुशीनगर में हुआ था। प्रथम प्रवचन ये इन्होंने जो है आपका सारनाथ में दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक, आगे बात की जा रही है बोध गया में किसे जो ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो बोध गया में जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया था। ठीक, और जहाँ पे जो है भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। ठीक, गौतम बुद्ध को एक देवता का राजा जो स्थान प्राप्त हुआ वो कनिष्क के दरबार या कनिष्क के समय प्राप्त हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में जो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक, तो वो आपकी वैशाली में थी। कहाँ पे थी, वैशाली में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक, ये इसका जो आंसर है अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची या कह सकते हैं इसका प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा 16 महाजनपद हैं वो भी आप देख लो। तो यहाँ पे जो 16 महाजनपदों में यहाँ देख लो अंग है, ठीक है, मगध है, काशी है और वैशाली है, वज्जी है, मल्ल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पंचाल है, मत्स्य है। ठीक है ना, और यहाँ पर सूरसेन है, अस्मक है, अवंती है, गांधार है और कम्बोज है। इन सब की राजधानी याद करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। ठीक,
तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापना वो गुप्त युग में हुई थी। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। वह जो दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट जो है स्थित है। इस प्रकार से बिहार मान लो तो इस जगह पर। ठीक, आगे बात करें इसके ध्वंसावशेष जो है बड़ा गाँव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं और 5वीं शताब्दी के मध्य जो है प्रांतों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था और जो है बाद में बुद्धगुप्त तथागुप्त और तथा जो है बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी जो है इस विहार को दान दिया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नालंदा विश्वविद्यालय जो किस लिए जो विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बात की जा रही है और ये कह रहा है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। ठीक, तो इसका लागू करने का रीजन है सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कथन एक और जो कारण आर। ठीक, तो दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन एक कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक जो नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और कारण आर कह रहा है महाविहार को जो है राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ठीक, तो इसका आंसर देखें तो आंसर जो है इसका बी। ठीक, और बी है यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो किस शताब्दी में हुआ था। ठीक, तो ये जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। क्या? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो 6वीं ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है मगध की राजधानी कौन सी थी। ठीक, तो मगध की राजधानी यहाँ पर स्टार बना है। ठीक है ना, यहाँ पर श्योर नहीं, ए और सी सही है। ठीक, ए बोले तो पाटलिपुत्र और सी बोले तो राजगिरी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मगध की जो आरंभिक राजधानी जो गिरिब्रज थी यानी कि राजगिर थी। बाद में जो उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था जो गुप्त काल तक जो है मगध की राजधानी बनी रही थी। एंड मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में जो बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो पुराणों के अनुसार जो है मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है इस वंश का पहला राजवंश जो है राजा जरासंध था जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, आगे बात की जा रही है प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी जो थी वह थी आपकी पाटलिपुत्र को तो बाद में बनाया गया था। ठीक है, तो राजगिर थी। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ई दे रखा है। ठीक है ना, आगे बात करें तो आगे बात की है नंद वंश के पश्चात जो मगध पर किस राजवंश ने जो है शासन किया था। सभी को पता है मौर्य राजवंश ने शासन किया था। नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद और घनानंद का जो साम्राज्य था इसको खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक, आगे बात करें, देखो यहाँ पे बात की जाती है नंद वंश की स्थापना जो शिशुनाग वंश का अंत करके जो की गई थी। ठीक, एंड आगे बात की, देखो शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के बाद जो है क्या आया था? शुंग वंश। ठीक, याद कर लेना, सबसे पहले शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर जो है शुंग वंश आया। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है नंद वंश की स्थापना जो शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी और नंद वंश में कुल जो 9 राजा हुए थे। ठीक, तो सबसे प्रथम राजा था उसका नाम था उग्रसेन जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया। ठीक, महापद्म कहा गया। दूसरा था पंडुक, तीसरा था पंडुगति, तीसरा था भूतपाल। ठीक, चौथा था राष्ट्रपाल, पांचवा के बाद छठवां जो गोविंद शाह अड़क था, फिर 10 सिद्धक था, फिर कैवर था और अंत में जो गणानंद था। गणानंद ही ज़्यादा घमंडी था और इसकी हत्या करके जो है इसके साम्राज्य को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जिसके ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप जो से वर्णन हुआ है तो वो आपका विशाख दत्त में जो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से जो मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। तो ये जो है आपका घनानंद था। ठीक, महापद्म नंद नहीं, घनानंद जो है ये सिकंदर के समकालीन था। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है पाटलिपुत्र में स्थित जो है चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ठीक, तो ये जो है लकड़ी का बना था। ठीक, कायम बना था, लकड़ी का बना था, लकड़ी के महल बना था और पत्थर की इस पर नक्काशी की गई थी। ठीक, आगे बात करें अष्टप्रधान का गठन जो किसने किया था। तो ये जो आपका शिवाजी ने किया था। ठीक, अष्टदिग्गज की बात करें तो अष्टदिग्गज जो है अलग है। ठीक,
यहाँ पे बात की जा रही है अष्टप्रधान के बारे में, तो थोड़ा देख लेते हैं। शिवाजी ने जो राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर जो अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, सिंपल है। इनके जो मुख्य 8 मंत्री थे, जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, करीब करीब 18-20, ठीक है ना, उसी प्रकार से उस समय थे, ठीक। तो अष्टप्रधान की जो नियुक्ति है कह सकते हैं, या जो शुरुआत की थी शिवाजी ने की थी, और इसके अंतर्गत जो 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, ठीक। इसमें जो पेशवा था, अमात्य था, मंत्री था, सचिव था और सुमंत था, सेनापति था, पंडित राव था एवं जो न्यायाधीश 7 शामिल थे, ठीक। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति जो कार्य करते थे, और इनका कार्य जो राजा के परामर्श देना मात्र था, और इसे किसी भी अर्थ में जो मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के लिए प्रति जो उत्तरदायी था, ठीक। आज की डेट में जो IAS IPS आते हैं, राजा यानी कि प्रधानमंत्री के सचिव होते हैं, ठीक। इसी प्रकार से ये हुआ करते थे, ठीक। आज नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने जो दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ठीक। ये जो है ये रुद्रदामन के जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख से पता होता है कि चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वह दक्षिण तक है, ठीक। आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है, ठीक। तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में से जो है सम्मिलित नहीं था, ठीक। आगे बात कर रहा है एंड यहाँ पे कह रहा है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, ठीक। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है। उस समय प्राकृतिक भाषा को आम लोग बोलते थे, और अशोक के जो शिलालेख थे इनका उद्देश्य था आम जनता को जो है संदेश पहुंचाना, इसीलिए अशोक के शिलालेखों को जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक। और इसमें अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी और खरोष्टी थी, ठीक। आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो जो है प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक। तो वो आपकी खरोष्टी लिपि, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, ठीक। अशोक के धम्म का मूल संदेश है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ठीक। तो अशोक में जो है अशोक धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी, और अशोक अपने दूसरे और जो 7वें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपास्नवे बहु कयाने दया दाने, ठीक। और सचे सोचये मादये साधवे च, ठीक। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और जो साधु बनाए रखना, ठीक। इस प्रकार जो अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है, ठीक। आगे बात की जा रही है केवल वह स्तंभ जिसमें जो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ठीक। तो मगध का जो सम्राट बताया वो बाबरू अभिलेख, ठीक। बाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया, ठीक। आप देख सकते हैं बाबरू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ठीक। आगे बात कर रहा है यही अभिलेख जो है अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है, यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ठीक। कौन सा? बाबरू अभिलेख। अपने शिलालेख में अशोक जो है सामान्यतः किस नाम से जो है जाना जाता है, ठीक। इसका सही आंसर होगा प्रियदर्शी, और इसने जो सामान्यतः अपना नाम दिया था देवनाम प्रियदर्शी, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कह रहा है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, ठीक। तो ये राजनीतिक नीतियों पर अधिक प्रकाश डाला गया, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र जो है इसका विषय है, और ये जो है उपयुक्त में से इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौटिल्य जो है के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और जो अभ्यास की पुस्तक है, इसमें जो है राज्य के मंडल सिद्धांत है, ठीक। इसमें जो है राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें जो है सप्तांग सिद्धांत है जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोशक, दंड, ठीक, एवं जो मित्र है की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं जो कृषि
शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, ठीक, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक, और अंतिम है सभासद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन जो है का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये वही है अभी हमने जो बात करी थी, ये आपका मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। ठीक है, इंडिका में भारतीय समाज को मेगास्थनीज 7 भागों में जो है बांटा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियस सी जो है किसने लिखी थी। ठीक, और ये जो पुस्तक है ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक जो ग्रीक रोमन पेरिप्लस है। ठीक है ना, यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से जो है नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखी है, मतलब उसका नाम पता नहीं है किसने लिखी है। ठीक, और इसने जो है भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये कह रहा है वह स्रोत जिसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक, तो इंडिका में जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र का किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी जो है राजधानी बनाई थी। तो वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है इनमें से जो किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है। ठीक, तो स्वर्ण मुद्रा का जो सबसे अधिक प्रचलन किया है वो है आपका भीमकटप्सिस। ठीक, और आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कला की गांधार शैली जो निम्नलिखित में से निम्न समय में फली फूली या कब फली फूली। तो कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है इनमें से किस शासक ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर आयोजित की थी। ठीक, अशोक राजा जो एक याद की, तो अंत में कनिष्क आता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुंग वंश के बाद जो किस वंश ने भारत पर राज किया था। ठीक, तो शुंग वंश के बाद जो जो राजा ने राज किया था वो कण्व वंश है। ठीक, और कण्व वंश इसको कण्व वंश के नाम से जानते हैं। तो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, और अपने अमात्य वासुदेव षड्यंत्रों द्वारा जो मार डाला गया था। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह कण्व वंश या फिर जो कण्वायन नाम से जाना जाता है, और शुंगों के समान यह भी जो है ब्राह्मण वंश था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है राजा खारवेल का नाम जोड़ा है। ठीक, राजा खारवेल का नाम जो जोड़ा है, और वो जुड़ा है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक, हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा है। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है नगरों का क्रमिक पतन जो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये जो है आपका गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक, तो उपयुक्त ऑप्शन ई इसका सही, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ठीक, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये देखते हैं। गुप्त काल में बंगाल में जो है ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व ये वाला। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका यानी कि श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी जो भारत का प्रमुख बंदरगाह ये था आपका भृगु कच्छ या फिर बड़ौच। ठीक, और जहाँ से जो पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा जो कल्याणा और वेम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है किस शासक वंशों ने जो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान दिए थे। ठीक, इसका जो सही आंसर है वह गुप्त वंश ने जो सबसे अधिक जो है दान और सबसे अधिक गांव और दान दिए थे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ब्राह्मणों को। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को जो सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, और गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ जो गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एंड यहाँ पे कह रहा है कि गुप्त युग में जो है
गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि जो है राजस्व की दर क्या थी? तो वो थी आपका उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6 या 6वां भाग। ठीक, कब? गुप्त काल में। ठीक, किसका? भूमि का, उपज का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भागवत संप्रदाय के विकास में जो किसकी देन अत्यधिक है? ठीक, तो जो जिसकी देन अत्यधिक थी वो है आपका गुप्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ठीक, ये आपका है आर्यभट्ट। आगे बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है एक्सप्लेंस। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जो व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही जो प्रतिदिन सूर्योदय होता है एवं सूर्यास्त होता है। ठीक, किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। ठीक, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी के कारण जो प्रतिदिन सूर्योदय होता है यानी कि दिन होता है, पृथ्वी के में रात होती है, सूर्यास्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से जो है किसमें इनमें से कौन गुप्त काल में जो है औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए चुने जाते हैं? ठीक, और वो आपका ऑप्शन ए इसका सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर जो है एक से अधिक। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है चीनी यात्री हेनसांग ने जो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक, तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था और इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर था आपका मथुरा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाण जो निवासी था, कवि बाण निवासी था और वो आपका पाटलिपुत्र का निवासी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, बिहार का भ्रमण कब किया था? किसने? इत्सिंग ने। तो ये 635 ईस्वी पूर्व में 635 ईस्वी में किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में जो है किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये फायान, ठीक है ना, ये फायान ने जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं आपके कुमारगुप्त और धर्मपाल के द्वारा जो है एक दूसरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसका नाम आपको बताना है। ठीक, आगे बात की जा रही है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के जो राजाओं का संपर्क था। ठीक, तो बिहार के राजाओं का संपर्क था वो था आपका जावा सुमात्रा से। ठीक, आगे सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने जो है नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रखरखाव के लिए अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए जो प्रार्थना की थी? ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बालपुत्र देव। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश के कारण थे, ठीक, ये मुसलमान थे क्योंकि मुसलमान ही जो बख्तियार खिलजी था इसी ने जो है इसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मतों के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। ठीक, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कुमारगुप्त के द्वारा धर्मपाल के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल के द्वारा जो जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उसका नाम है आपका विक्रमशिला। ठीक, और कुमारगुप्त ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो है आपका नालंदा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ठीक, जो सहयोगी थे वो आपके थे चंदेल। खजुराहो मंदिर कहाँ पे पड़ते हैं? आपके एमपी में पड़ते हैं। ठीक, खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल शासकों के द्वारा जो है 950 से 1000 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है और ये खजुराहो महादेव मंदिर जो है छतरपुर के जिले में स्थित है। याद कर लेना डिस्ट्रिक्ट, कई बार डिस्ट्रिक्ट सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस मध्य प्रदेश के किस जिला में जो है खजुराहो के जो मंदिर स्थित है। ठीक, वो है आपका छतरपुर। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है विक्रमशिला क्षेत्र, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ठीक, तो वो आपका है धर्मपाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से जो किसका उल्लेख साहित्य में नहीं हुआ? ठीक, कदम्ब का उल्लेख साहित्य में नहीं हुआ। ठीक, आगे बात करें आगे बात करते हैं और आगे बात की जा रही है संगम युग में जो उरियूर किस लिए विख्यात था? संगम वंश में उरियूर जो है कपास के व्यापार का मुख्य केंद्र था। ठीक, इसी के लिए विख्यात था। मुद्रा राक्षस के लेखक, ठीक, मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं वो हैं विशाख दत्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं वो आपके चंद्रवरता है। ठीक, आगे बात करें स्वप्न वास बदत्ता के लेखक हैं। ठीक, तो ये हैं आपके वास। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुमार संभव महाकाव्य जो किस कवि ने लिखी है। ठीक, ये जो आपका कालिदास ने लिखी। कुमार संभव महाकाव्य की रचना जो कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं और जिनमें जो प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जो है जन्म की वर्णित कथा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है। ठीक, तो ये पुस्तक जो 12वीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक, ये है आपका मिलिंद पन्व। ठीक, कौन है? मिलिंद पन्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हर्षचरित नामक पुस्तकें जो किसने लिखी है। हर्षचरित नामक पुस्तक जो है ये आपकी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है चोल वंश का जो संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक था आपका विजयालय चोल। कौन था? विजयालय चोल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे आप देख सकते हैं चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। ठीक, और उसने जो 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया था। तंजौर के शैव मंदिर राजेश्वर या जो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजप्रथम के द्वारा कराया गया था। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो चोल काल जो है ये प्रसिद्ध है ग्राम पंचायतों के लिए। ठीक, किसके लिए? ग्राम पंचायतों के लिए। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध है। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से जो ग्राम सभा के कार्यों आदि का जो विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कौन सा जो है मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो है व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो वो है आपका चोल। ठीक, कौन है? चोल। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। ठीक, तो वो है आपका गोपुरम। ठीक, क्या कहलाता है? गोपुरम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे जो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री जो है आपका कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री के, और इसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री को बात करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक करीब पिछले 30 साल से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर करा दिए गए बीपीएससी एग्जाम में। और मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है, ठीक है ना, बीपीएससी के एग्ज़ाम बीपीएससी 70 के लिए इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी जो TRE 3.0 है, 4.0 आने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और इसके साथ जो है बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक और एग्ज़ाम होता है बिहार में, बिहार SSC, इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक।